वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। हम सभी लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत फैराडे के नियम को पढ़ चुके थे। फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम थे, दोनों नियमों को मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अब हम उन नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दे चुका हूँ। उसमें मैं लगभग 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्राइमरी लेवल के थे और जो बोर्ड लेवल में बहुत पूछे जाते हैं उसको मैंने उस वीडियो में कवर किया था। जिन बच्चों ने फैराडे का नियम न देखा हो और जिन बच्चों ने उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को न किया हो, पहले वो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर लें, उसके बाद आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं और आप जब प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन कर लोगे तब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे और आपको समझ में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे फैराडे का जो नियम है वो आप अच्छे से पढ़ लोगे और न्यूमेरिकल का जो पहला पोर्शन था, पहला पार्ट था, वो आप देख लोगे। आज के वीडियो में कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन है 0.35 मोल। देखो यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फैराडे के फर्स्ट नियम से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं इसको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर दिया था और इन फॉर्मूलों को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने फैराडे के नियम में बताया है। तो आप लोग वहाँ से इस चीज़ को देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। 0.35 मोल इलेक्ट्रॉन 3 विभिन्न विलयनों में, जिसमें Ag+, Cu2+, Au3+ उपस्थित हैं, प्रवाहित किए गए। प्रत्येक विलयन में प्राप्त धातु की मात्रा बताओ। देखो, आप बताओ, जब आप इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करोगे तो जो हमारा Ag+ है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदल जाएगा? Ag में। जो हमारा Cu2+ है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किस में बदल जाएगा? Cu में। और जो हमारा Au3+ है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किस में बदल जाएगा? गोल्ड में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप बताओ, इसका मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने से या 1 मोल इलेक्ट्रॉन जुड़ने से हम लोगों को 1 मोल सिल्वर मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मोल सिल्वर। ठीक है, आप बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो आप बोलोगे 1 फैराडे। तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या ऐसा कह लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू 1 फैराडे आवेश से प्राप्त सिल्वर बराबर 1 मोल। 1 मोल का मतलब 108 ग्राम। इसका परमाणु भार 108 होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने से हमें इलेक्ट्रोड पर कितना सिल्वर मिलेगा? 108 ग्राम। आपके सवाल में कितना कहा जा रहा है? 0.35 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जा रहे हैं। तो लिखोगे अतः 0.35 मोल इलेक्ट्रॉन इट इज़ इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू 0.35 फैराडे आवेश से प्राप्त होगा सिल्वर। कितना प्राप्त होगा? तो आप कहोगे 108 में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 0.35 से। इसको आप गुणा कर लीजिएगा। आप देखोगे गुणा करने पर इसका जो आंसर है वह आता है, इसका आंसर आएगा गुणा करने पर 37.8 ग्राम। कर लीजिएगा, मैं गुणा करने में आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली किताब से आंसर लिखा हुआ है 37.8 ग्राम। ये हमारा सिल्वर प्राप्त होगा। अब देखो, जैसा ये फर्स्ट पार्ट किया है, डिटो सेम सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 मोल। क्या है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हम लोगों को कॉपर कितना मिल रहा है? 1 मोल। तो हम क्या लिखेंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से प्राप्त कॉपर की मात्रा बराबर 1 मोल, या इसको कहते हैं 63.5 ग्राम। कॉपर का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 63.5 होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से इतना प्राप्त हो रहा है। आप बताओ आपने कितना प्रवाहित किया? 0.35 मोल इलेक्ट्रॉन 3 विलयन में प्रवाहित किए। पहले वाले में भी यही किया
दूसरे में भी यही किया और तीसरे में भी यही किया। तो 0.35 मोल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से कितना कॉपर मिलेगा आप बताओ। 63.5 अपॉन 2 इंटू 0.35, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 11.11 ग्राम। 11.11 ग्राम। तो आप देखोगे कॉपर का आंसर आ रहा है 11.11 ग्राम। ठीक है, सेम रिजल्ट यहाँ पर है। यहाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ गोल्ड का 1 मोल मिल रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड 1 मोल। अब हम क्या लिखेंगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से प्राप्त गोल्ड की मात्रा बराबर कितना है 1 मोल, और गोल्ड का परमाणु भार होता है 197, तो 197 ग्राम होगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह करोगे तो 197 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो आप बताओ 0.35 मोल इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह करो दोगे तो कितना गोल्ड मिलेगा। तो आप बोलोगे 197 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.35, इसको आप गुणा कर लीजिएगा, और इसको गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 22.98। कितना आएगा 22.98 ग्राम। तो ये हमारा आंसर आएगा। कर लोगे, ध्यान से करना। कैलकुलेशन आप करिएगा, मैं वीडियो में कैलकुलेशन गुणा भाग करूँगा तो टाइम लगेगा। मैं उस टाइम को बचाने के लिए आपको सीधा आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सभी आंसर आप निकाल लीजिएगा, अगर कुछ गलती हो तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना था। आप सभी बच्चों को ये फर्स्ट क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया हो तो इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ध्यान से समझिए, सेकंड क्वेश्चन ये और भी बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका क्वेश्चन ये जल्दी से हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है कॉपर सल्फेट के विलयन में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की गई। एसटीपी पर ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो कॉपर सल्फेट का हमारे पास जलीय विलयन है। ये जो विलयन है ये किसका है, किसका विलयन है। तो आप बोलोगे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हमने एनोड लगाया है और कैथोड लगाया है। आप सभी को पता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर क्या प्रक्रिया होती है, अपचयन की। मैं सिखा चुका हूँ आपको, कैथोड पर प्रक्रिया होगी अपचयन की, और अपचयन किसका होगा Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और क्या बन जाएगा Cu। एनोड पर प्रक्रिया कौन सी होगी, एनोड पर प्रक्रिया होगी ऑक्सीकरण की। ये सवाल में लिखना नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एनोड पर प्रक्रिया होगी ऑक्सीकरण की, और ऑक्सीकरण किसका होगा H2O का, एंड कन्वर्ट होगा ये O2 में 4H+ बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, अब देखो आपसे कहा जा रहा है कि इस सेल में 2 एम्पीयर की धारा, मतलब जो I का वैल्यू है वह कितना है 2 एम्पीयर, 10 मिनट तक प्रवाहित की गई। T का मान कितना है 10 मिनट, जिसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 10 × 60 बराबर 600 सेकंड तक प्रवाहित की गई। एसटीपी पर O2 का आयतन बताओ। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर कोई जो द्रव्य होता है उसके जो मोल होते हैं n होता है, उसका सूत्र क्या होता है n ऑफ O2। सूत्र क्या होगा I × T अपॉन 96500 × NF। ये सूत्र पढ़ा हुआ है फैराडे के प्रथम नियम से। देखो फैराडे के प्रथम नियम से हमने बताया था कि किसी इलेक्ट्रोड पर किसी द्रव्य या किसी पदार्थ के कितने मोल निर्मुक्त होंगे, कितने मोल इकट्ठे होंगे, उसकी मात्रा कैसे निकाली जाती है, n बराबर I × T बटे 96500 × n फैक्टर। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के लिए n फैक्टर का मान देखो कितना है 4 है। तो n ऑफ O2 ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 एम्पीयर की धारा है, 600 सेकंड तक प्रवाहित करी है,
96500 से मल्टीप्लाई किया है और इसका n फैक्टर कितना है 4। इसको हमने डिवाइड किया, ये 2 से 2 बार कटेगा और 2 से ये 3 बार कटेगा। तो जो नंबर ऑफ़ मोल आ गए ऑक्सीजन के जो मोल हैं वो कितने आए 3/96,965 ये आ गए मोल। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है STP पर O2 का आयतन बताओ। तो हम क्या लिखेंगे STP पर 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन होता है बराबर 22,400 मिलीलीटर। ध्यान रखना 1 मोल का आयतन कितना होता है 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर। आप लीटर में निकालना चाहो तो 22.4 लीटर। अब आप बताओ O2 के मोल कितने आए 3/965 लिखोगे, अतः 3/965 मोल ऑक्सीजन का STP पर आयतन कितना होगा। तो आप बोलोगे 22,400 गुणा 3/965। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 69.6। क्या आएगा 69.6 मिलीलीटर। अगर आप लीटर में बदलना चाहो तो 1000 से भाग दे देना, तो 0.0696 लीटर। दोनों ही आंसर सही हैं, आप मिलीलीटर में लिखो चाहे लीटर में लिखो। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये चित्र बनाने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने केवल इसलिए लिखा है जिससे आपको ये पता चल जाए कि कॉपर सल्फेट का तो हम कर रहे हैं विद्युत अपघटन, मगर मिल रही है कौन सी गैस ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आई इसको मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन के रूप में लिखा। अदरवाइज़ आप सीधा I लिखते, T लिखते, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते, और जब आपको नंबर ऑफ़ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल आते तो आपको पता था कि 1 मोल का आयतन होता है 22,400 मिलीलीटर। तो इतने मोल का आयतन कितना होगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.069 लीटर आंसर आ जाएगा, या फिर इसका आंसर कितना आएगा 69.6 मिलीलीटर इसका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, और मैं कहूँगा अभी तक के क्वेश्चनों में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ। ध्यान से आपको करना है वो क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं पढ़ता हूँ उसके बाद। देखो आपको बोला गया है कॉपर सल्फेट विलयन, 2 विलयन है, कॉपर सल्फेट विलयन तथा अम्लीयकृत जल। ठीक है, मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको एक बार और रिपीट कर चुका हूँ। कॉपर सल्फेट का विलयन है, मतलब एक विलयन है हमारे पास, किसका है कॉपर सल्फेट का। 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एनोड है और कैथोड है। तथा अम्लीयकृत जल, अम्लीयकृत जल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, चूंकि जल जो है विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है, इसलिए हम जल में क्या मिला दे रहे हैं थोड़ी सी अम्ल की मात्रा मिला रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं अम्लीयकृत जल। इसको मैं भी एनोड लगाया है और कैथोड लगाया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन तथा अम्लीयकृत जल में विद्युत धारा प्रवाहित की गई। चलो ठीक है, उत्पन्न कॉपर का द्रव्यमान 6.35 ग्राम पाया गया। उत्पन्न हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा, जबकि उतनी ही विद्युत धारा उतने ही समय के लिए प्रवाहित की जाती है। मतलब दोनों सेलों में समान धारा प्रवाहित की जा रही है। तो बताओ जब दोनों सेलों में समान धारा प्रवाहित की जा रही है तो आप बताओ कि जो उसके ग्राम तुल्यांक होंगे, जो मुक्त होंगे इलेक्ट्रोडों पर, वो समान होंगे। मतलब W1/E1 बराबर W2/E2 बराबर W3/E3, इसका मान क्या होगा बराबर होगा। ये नियम कौन सा है फैराडे का द्वितीय नियम है। तो आपको क्या लिखना है कॉपर सल्फेट में क्या होगा वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बराबर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा होगा ना। अब आपको जो दिया हुआ है वहाँ से आप ले लीजिए। आपको देखो वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, वेट ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है 6.35 ग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आपको नहीं पता है कॉपर का। आप सोचिए कॉपर सल्फेट टूटता है किस में Cu2+ में और SO4 2- में, इसी में टूटता है। आप बताओ Cu2+, जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और किस में बदल जाता है Cu में।
तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, तो आप बोलोगे कॉपर का परमाणु भार बटे एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है 2 है। तो आप बताओ कॉपर का परमाणु भार कितना होता है 63.5, इसमें 2 से भाग दोगे तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आ गया। तो W ऑफ Cu मिल गया, E ऑफ Cu मिल गया। अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन होता है उसका तुल्यांकी भार कैसे निकलता है। आप हाइड्रोजन के लिए थोड़ा सा इक्वेशन देख लो, 2 मोल्स ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हाइड्रोजन, ये इक्वेशन आपकी लिखी हुई है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो H2 का अणु भार बटे एन फैक्टर ये होता है। आप बताओ H2 का अणु भार कितना होता है, आप बोलोगे 2 होता है और एन फैक्टर कितना है 2, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1। तो हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना होता है 1। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो आप बताओ ऑक्सीजन को आप ऐसे समझो कि O2 माइनस था, ये किस में बदल गया O2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो आप बोलोगे O2 का अणु भार बटे 4 समझ में आ रहा होगा क्यों 4 है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 32/4 एंड फाइनली सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8। तो हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना होता है 1, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना होता है 1, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना होता है 8, और W ऑफ Cu और E ऑफ Cu का वैल्यू तो आपको पता चल गया है। अब आपको फैराडे का बस द्वितीय नियम क्रम से लगाना है। पहले जो चीज़ें निकालनी हो, सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड पर फैराडे का नियम लगाते हैं, मतलब हाइड्रोजन पर। तो हमें फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, W ऑफ Cu अपॉन E ऑफ Cu बराबर W ऑफ हाइड्रोजन अपॉन E ऑफ हाइड्रोजन, ये आएगा। W ऑफ Cu का वैल्यू कितना है 6.35, E ऑफ Cu का वैल्यू कितना है 63.5 अपॉन 2, ये है ना अपॉन 2, ये वेट ऑफ हाइड्रोजन यू हैव टू कैलकुलेट। और हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना होता है 1 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2/10 बराबर W ऑफ H2, या कहें तो W ऑफ H2 कितना हो जाएगा 0.2 ग्राम। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा 0.2 ग्राम। आपसे पूछा भी गया है, देखो विद्युत धारा प्रवाहित की गई, उत्पन्न H2 और O2 का द्रव्यमान बताना है। तो H2 का द्रव्यमान कितना हो गया 0.2 ग्राम। अब आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताना है, तो पहले और तीसरे वाले में फैराडे का नियम लगाइए। तो W ऑफ Cu अपॉन E ऑफ Cu बराबर W ऑफ O2 अपॉन E ऑफ O2, ये आप वैल्यू प्लेस करोगे इसमें। तो W ऑफ Cu का वैल्यू कितना है 6.35 अपॉन 63.5 अपॉन 2, W ऑफ O2 यू हैव टू कैलकुलेट, और E ऑफ O2 का वैल्यू कितना है 8 है। इसको सॉल्व किया तो 0.2 इंटू 8 बराबर क्या हो गया W ऑफ O2। देन फाइनली W ऑफ O2 का वैल्यू कितना आया 1.6 ग्राम, कितना आ गया 1.6 ग्राम। इस तरह से ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आएगा 1.6 ग्राम और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना आएगा 0.2 ग्राम। इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। कर लोगे ना ऐसे? तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है और जल का अम्लीकृत जल है, इन दोनों में हमने समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करी है। फैराडे का द्वितीय नियम तुरंत सोच लिया था। फैराडे का द्वितीय नियम हमने सभी के रिस्पेक्ट में लिख दिया, कॉपर के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अब रिस्पेक्ट में लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, जो सवाल में दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, फिर जो हम निकाल सकते हैं वो हमने फटाफट निकाल दिया। कॉपर का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। जब हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तो पहले दूसरे को कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन निकल आएगा, पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन निकल आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाना चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये हैं हमारे कुछ एक क्वेश्चंस और हैं जो फैराडे के नियम पर बेस्ड हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में 2 सेल जोड़े गए हैं, एक सेल में ZnSO4 विलयन उपस्थित है तथा दूसरे सेल में अम्लीयकृत जल उपस्थित है। अभी अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है ना, वैसे तो आपको खुद कर लेना चाहिए बट मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास
ZnSO4 एक सेल में मौजूद है और दूसरे सेल में जो हमारे पास मौजूद है वह क्या है, अम्लीयकृत जल है, मतलब जल में थोड़ा अम्ल मिला हुआ है। इन दोनों सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब आप जानते हो कि इन दोनों सेलों में जो धारा की मात्रा है वो कैसी है, समान प्राप्त हो रही है, समान धारा प्राप्त हो रही है। ये हमने बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है अभी सिखाऊंगा मैं आपको, डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। अभी तो केवल आप इतना समझ लो कि दो सेल हैं, एक में जिंक सल्फेट भरा हुआ है और एक में अम्लीयकृत जल भरा हुआ है। दोनों में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो दोनों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए पास होगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विद्युत प्रवाहित करने पर 6.55 ग्राम 6.55 ग्राम जिंक प्राप्त होता है। दूसरे सेल पे एनटीपी पर हाइड्रोजन का आयतन बताओ। आपको केवल दिया हुआ है जिंक जिंक की मात्रा दी हुई है 6.55 ग्राम और आपसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बताओ, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बताना है, ठीक है। जल्दी से करते हैं। दो सेल है, समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, फैराडे का द्वितीय नियम। और फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, W ऑफ Zn अपॉन E ऑफ Zn बराबर W ऑफ O2 अपॉन E ऑफ O2, यही होता है। इससे हम निकाल लेंगे W और W से फिर वॉल्यूम बदल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं बाकी जो चीज़ें। देखो W ऑफ Zn तो दिया हुआ है, ये जो ZnSO4 है ये दो पार्ट्स में टूटता है, किसमें, Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, है ना। और उसके बाद Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, किसमें बदल जाता है, Zn में। तो हम देखते हैं कि अगर हम E ऑफ Zn निकालें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जिंक का परमाणु भार बटे n फैक्टर, ठीक है। आप बताओ जिंक का परमाणु भार कितना होता है, याद होना चाहिए आपको, नहीं है तो याद कर लीजिए, 65.5 होता है जिंक का परमाणु भार और n फैक्टर कितना है 2, तो अपॉन कर दिया 2। तो हमने E ऑफ Zn निकाल लिया 65.5 अपॉन 2, ये चीज़ हो गई। अब देखो W ऑफ Zn मिल गया, E ऑफ Zn मिल गया, दो चीज़ें मिल गई। ये पूछा नहीं गया था, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। ये चीज़ अब हमें पता चल गई, ठीक है। E ऑफ Zn हमें पता चल गया, क्लियर। अब देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन तो हम निकाल लेंगे, बट तुल्यांकी भार पता होना चाहिए हमें ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार पता होने के लिए आप इक्वेशन पूरी याद रखो। मान लो भूल जाते हो तो आप एक छोटी सी इक्वेशन ऐसा सोच लो कि ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होते हैं, ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होती है, 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, O2 और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ये इक्वेशन सही नहीं है, मगर भूल जाते हैं, वो लंबी इक्वेशन शायद आप याद ना कर पाओ या याद ना हो आप लोगों को, वैसे तो याद होनी चाहिए। इक्वेशन ये होती है 2 मोल्स ऑफ H2O बराबर O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस तरह की इक्वेशन होती है। या ये इक्वेशन अम्लीयकृत जल में अगर हम बात करें तो इस तरह की इक्वेशन किताब में लिखी मिल सकती है, 4OH माइनस बराबर O2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से लिखा रहता है। आप इनमें से कोई भी इक्वेशन याद कर ले, कोई भी इक्वेशन याद कर ले। हमें फाइनली ये चाहिए कि ऑक्सीजन जब गैस बनती है तो उसका n फैक्टर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, n फैक्टर कितना होता है, 4 होता है। तो अगर हम बोलें कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना है, तो आप बोलोगे O2 का अणु भार बटे n फैक्टर। आप बताओ O2 का अणु भार कितना होता है, 2 गुणा 16 बराबर 32 और n फैक्टर कितना है 4, तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना आता है 8। ये हमारा ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना था, मैं ऑक्सीजन निकाल गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन निकालना होगा तो मान लो ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन होता तो हम ऐसे कर देते, मगर हमारे सवाल में हाइड्रोजन पूछा था। कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन निकालना होगा तो हम क्या करते हैं,
यहाँ पर थोड़ा सूत्र चेंज करते हैं, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कैसे होगा, तो आप ऐसे देखो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है हाइड्रोजन गैस। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो आप बोलोगे H2 का अणु भार, H2 का अणु भार बटे 2। 2 क्यों है, क्योंकि एन फैक्टर इसका कितना है 2 है, H2 का अणु भार भी 2 होता है, एन फैक्टर भी 2 है, सॉल्व करने पे कितना आएगा 1 आएगा। तो हमारा हाइड्रोजन का तुल्यांकीय भार कितना आया 1 आया। अब हम इस सूत्र में रखेंगे तो देखो W ऑफ Zn का वैल्यू रखा 6.55 अपॉन E ऑफ Zn का वैल्यू रखा 65.5 अपॉन 2। W ऑफ हाइड्रोजन आपको फाइंड आउट करना है और E कितना है 1 है। तो आप इस तरह से W ऑफ H2 का वैल्यू निकालोगे, मतलब हाइड्रोजन का भार आपका निकल आएगा, तो कितना आएगा 0.2 ग्राम आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0.2 ग्राम, चेक कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 0.2 ग्राम आएगा। मगर हमसे पूछा गया है आयतन बताओ। ठीक है, तो आप बताओ H2 के मोल निकाल सकते हो। H2 का मोल कैसे होगा, H2 का ग्राम में मात्रा बटे H2 का अणु भार, यही होगा H2 का अणु भार। H2 की ग्राम में मात्रा कितनी है, H2 की ग्राम में मात्रा है 0.2, अणु भार होता है 2, तो H2 के हमारे मोल कितने हो गए, तो H2 के हमारे मोल कितने हो गए 0.1। अब बताओ एक मोल का STP पर, एक मोल का STP पर आयतन कितना होता है, आप बोलोगे 22.4 लीटर होता है। तो बताओ 0.1 मोल का कितना होगा, 0.1 मोल H2 का STP पर आयतन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0.1 इंटू 22.4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। तो आपसे पूछा गया था कि एनटीपी पर हाइड्रोजन का आयतन ज्ञात करो, तो आंसर कितना आएगा 2.24 लीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाना था। मैंने ऑक्सीजन वाला सॉल्व कर दिया, आप इस पोर्शन को हटा लीजिएगा क्योंकि ऑक्सीजन पूछा नहीं गया था। मान लो अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि O2 का आयतन बताओ, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ता, पहले O2 का ग्राम में मात्रा निकालना पड़ता, फिर उससे मोल निकालते और 22.4 से गुणा करके O2 का क्या निकाल लेते, आयतन निकाल लेते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, क्या गलती होती है इसको आप ध्यान से समझें, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी कर लोगे आप। देखो हमारे पास CuCl का विलयन है, ध्यान से समझिएगा। जो हमारे पास विद्युत अपघट्य है वो किस चीज़ का है, CuCl। ध्यान से समझिएगा, ये जो CuCl है ये 2 पार्ट्स में टूटता है, Cu1 प्लस एंड Cl माइनस, ध्यान रखना। और Cu1 प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बन जाएगा Cu। मतलब यहाँ पर जो एन फैक्टर है वो कितना आ रहा है 1। अभी तक हम Cu का एन फैक्टर कितना यूज़ कर रहे थे 2, यहाँ पर एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो चेक करो, CuCl के विलयन में 5 घंटे तक, मतलब समय का मान कितना दिया है 5 घंटे। 5 घंटे का मतलब 5 गुणा 60 मिनट, और सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुणा 60 सेकंड। ठीक है, 300 1800 कितना हो जाएगा 1800 सेकंड हो जाएगा। सॉरी 1800 कह रहा हूँ, 18,000 सेकंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 18,000 सेकंड तक हमने धारा प्रवाहित करी, CuCl के विलयन में 5 घंटे तक विद्युत प्रवाहित करी, जिससे 0.635 ग्राम कॉपर, मतलब जो वेट है कॉपर का वो कितना है 0.635 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। विद्युत धारा की प्रबलता एम्पियर में बताओ, मतलब आपको I की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप बताओ, आपने अभी अभी सूत्र पढ़ा है, W बराबर क्या होता है, W बराबर बताओ क्या होता है, W बराबर बताए मोलर मास, ये पढ़ा हुआ है ना EIT, देखो ये लिखा हुआ है सूत्र, W बराबर क्या पढ़ा है EIT,
EIT/96500 ये पढ़ा है। अब बताओ ये जो तुल्यांकी भार है, ये ई तुल्यांकी भार किसका है? कॉपर का। तो देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, कॉपर का जो तुल्यांकी भार है वो क्या होगा? कॉपर का परमाणु भार जो कि आपको पता है बटे n फैक्टर, ध्यान रखना। आप बताओ कॉपर का परमाणु भार कितना है? बताओ 63.5 होता है ना, कॉपर का परमाणु भार कितना होता है? 63.5 और n फैक्टर कितना है? 1। देखो n फैक्टर कितना है? 1। I निकालना है, समय कितना है? 18,000 सेकेंड अपॉन में 96500 और कितनी W मिल रहा है? 0.635 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके I की वैल्यू निकालो, I बराबर कितना हो जाएगा? 0.635 इंटू 96500 अपॉन 63.5 इंटू 18000 ये होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 965 अपॉन, ये कट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद काट दिया हमने, अपॉन 18000। इसको आप सॉल्व कर लेना, इससे आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। I की वैल्यू आ रही है 0.054। सॉल्व कर लीजिएगा, 0.054 एम्पियर। इसको डिवाइड कर लेना खुद से और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.054 एम्पियर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाना था। ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी से हो जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, पूछा गया भी है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। ये देखो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है मगर जरा सा क्वेश्चन है। धातु A है, हमें नहीं पता कौन सी है। धातु A है, उसका परमाणु भार, एटॉमिक मास दिया हुआ है, परमाणु भार दिया हुआ है 57, और धातु B जिसका परमाणु भार, एटॉमिक मास दिया हुआ है 108। नाइट्रेट बनाते हैं, ठीक है। हमारी कोई धातु है, हमें नहीं पता है कि इसके ऊपर 1 प्लस है 2 प्लस है, हमें नहीं पता है। मान लो N प्लस है और ये नाइट्रेट बनाते हैं, मतलब NO3 माइनस के साथ ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे? नाइट्रेट। नाइट्रेट में 1 माइनस होता है, ठीक है। अब बताओ इस नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे त्रिया गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? NO3 का होल N। ऐसे ही B है, B के मान लो यहाँ पर X है, थोड़ी देर के लिए X मान लेते हैं, ठीक है, ये X है, तो NO3 का होल X हो जाएगा। ये हमारे पास कोई B धातु है, इसकी संयोजकता हमें नहीं पता है कितनी है, मान लो Y है, और नाइट्रेट की तो एक ही होती है Y, और यहाँ 1, जब त्रिया गुणा करेंगे तो इसका सूत्र क्या बनेगा? BNO3 का होल Y। ये ऐसा पूछा नहीं गया है, ये मैंने आपको बता दिया। आपके सवाल में जैसा कह रहा था मैंने वैसा लिख दिया, इसको नहीं लिखते चलेगा। क्या कह रहा है? धातु A का परमाणु भार दिया हुआ है। देखो धातु A है, उसका मोलर मास दिया है। मोलर मास किसका? धातु A का कितना दिया हुआ है? 57। और मोलर मास धातु B का दिया हुआ है कितना? 108, ठीक है। धातु A का 57 है, धातु B का 108 है। दोनों नाइट्रेट बनाते हैं, ये A का नाइट्रेट है, ये B का नाइट्रेट है। इन वैद्युत अपघट्यों, मतलब नाइट्रेटों का हमने क्या किया? अलग अलग वैद्युत अपघटन किया। अच्छी बात है, जैसे हमने कॉपर नाइट्रेट का विद्युत अपघटन किया, सिल्वर नाइट्रेट का विद्युत अपघटन किया, ऐसे ही हमने A नाइट्रेट का विद्युत अपघटन कर दिया। मतलब हमने एक सेल लिया, उसमें क्या भर दिया? धातु A का नाइट्रेट भर दिया, ANO3 का होल X, विद्युत अपघटन कर दिया, हमें नहीं पता क्या किया। ऐसा ही हमने दूसरा सेल लिया, उस सेल में हमने कौन सा नाइट्रेट भरा? BNO3 का होल Y भर दिया। ये हमने प्लस से जोड़ा है, ये माइनस से जोड़ा है, ये प्लस से जोड़ा है, ये माइनस से जोड़ा है, ठीक है। मतलब हमने 2 विद्युत अपघट्य हो गए। धातु A का विद्युत अपघट्य ये है, धातु B का विद्युत अपघट्य ये है। हमने दोनों विद्युत अपघट्यों का क्या किया?
विद्युत अपघटन किया, अलग अलग किया, यहाँ अलग किया और यहाँ अलग किया। अब आगे देखो क्या लिखा है, धातु ए परमाणु भार 57 तथा धातु बी परमाणु भार 108 नाइट्रेट बनाते हैं, बना के दिखा दिया, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब इन विद्युत अपघट्यों का पृथक पृथक अलग अलग विद्युत अपघटन किया जाता है, हमने किया विद्युत अपघटन, तब समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई। अब आप समझ गए होंगे, समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई मतलब इन दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में नहीं भी जोड़ा गया है तो समान विद्युत धारा का मतलब आप तुरंत दिमाग लगा लो कि यहाँ पर हमें फैराडे का द्वितीय नियम लगाना है। ठीक है, समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई है तो 0.19 ग्राम ए, मतलब जो वेट है ए का वो कितना है 0.19 ग्राम है, तथा 1.08 ग्राम बी प्राप्त हुआ, मतलब जो वेट है बी का वो कितना हुआ 1.08 ग्राम। अब कह रहा है बी प्राप्त हुआ, दोनों तत्वों की संयोजकताओं का अंतर ज्ञात करो। संयोजकता ए की कितनी है x और बी की कितनी है y, तो हमें x बटे y का मान ज्ञात करना है। संयोजकताओं का अंतर ज्ञात करना है तो हमें x बटे y का मान ज्ञात करना है। अब आप बताओ, अगर हम फैराडे का द्वितीय नियम लगाएं तो W ऑफ A अपॉन EA बराबर W ऑफ B अपॉन EB, यही चलाना होगा, यही चीज़ तो होगी। अब आप बताओ, W ऑफ A तो हमें पता है कितना है 0.19। अब बताओ ये जो EA है, ये EA क्या है, A का तुल्यांकी भार। A का तुल्यांकी भार क्या होता है, तो आप बोलते हो A का परमाणु भार बटे n फैक्टर, यही तो है, बटे n फैक्टर। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, ये A के ऊपर कितने प्लस थे x, A के ऊपर कितने प्लस थे x में, यही तो माना था A के ऊपर x प्लस है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, x इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और किस में बन जाएगा A में बदल जाएगा। तो बताओ इसका जो n फैक्टर है वो कितना है x। तो बताओ अगर हम EA निकालें तो A का परमाणु भार तो है 57 और A का n फैक्टर कितना है x, तो EA का मान आ गया 57 बटे x। इसी तरह से अगर हम EB निकालें तो क्या हो जाएगा, B का परमाणु भार बटे n फैक्टर। अब आप बताओ ये जो B है इसके ऊपर कितने प्लस हैं, y प्लस है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, y इलेक्ट्रॉन, तब किस में बदल जाएगा B में। तो इसका जो n फैक्टर है वो कितना है y है, और B का परमाणु भार कितना दिया हुआ है 108, तो 108 बटे y, ये किसका मान दिया है EB का। अब बस मान रख दो, इसका मान कितना हो गया 57 अपॉन x, और यहाँ पर 1.08 ये WB का मान है और EB का मान कितना है 108 बटे y। अब इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना सॉल्व कैसे करोगे, 19 से 3 बार कटेगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x बटे 30, सॉल्व कर लेना ऐसे, ये x ऊपर जाएगा तो x बटे 30, ये दशमलव लगा हुआ है ना, 2 0 बढ़ा के करोगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा y बटे 100, ऐसे आएगा, ठीक है। x बटे 30 आएगा और y बटे 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, सॉरी 30 कह रहा हूँ मैं, x बटे 300 आएगा। सॉल्व कर लो इसे, देखो मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ कैसे। ये x जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 0.19x अपॉन 57 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1.08y अपॉन 108, दशमलव हटेगा तो कितना लिख सकते हो 19x बटे 5700 लिख सकते हो, और यहाँ पर 108y अपॉन 10800 लिख सकते हो। ये 300 बार कटेगा और ये 100 बार कटेगा, तो क्या करोगे x बटे 300 बराबर y बटे 100, आप इस तरह से निकालोगे x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो जो संयोजकताओं का जो अंतर होगा, सॉरी अनुपात होगा, वो कितना होगा 3:1 होगा या 3 होगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि दोनों तत्वों की संयोजकताओं का अनुपात ज्ञात करो, तो देखो x बटे y का मान कितना आ गया 3 आया ना, तो इसको आप कैसे रख सकते हो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 3:1। इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये नाइट्रेट्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में लिखा था इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आपको सीधा सीधा दिया था कि धातु A का परमाणु भार दिया था, धातु B का परमाणु भार दिया था,
धातु A की संयोजकता मान लो X है, तो परमाणु भार में X से डिवाइड करोगे तो धातु A का तुल्यांकी भार आएगा। 108 में Y से भाग दोगे, क्योंकि B की संयोजकता हमने कितनी मान ली है Y, तो Y से भाग दोगे तो हमें B का तुल्यांकी भार मिल जाएगा। अब हमें धातुओं के तुल्यांकी भार मिल गए हैं, धातुओं का भार आपको दिया हुआ है। फैराडे का द्वितीय नियम लगाओ, सॉल्व करो तो x बटे y का मान निकल आएगा। इसका मतलब x अनुपात y का मान कितना आएगा, 3:1। और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाना था। सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था। जिन्होंने किया हो खुद से बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने देख लिया हो उनको लग रहा हो हमें समझ में आ गया है, मुझे उम्मीद है कि वो अब 2, 4, 5 घंटे बाद या अगले दिन इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद फिर देखेंगे कि उनको कितना क्वेश्चन आ रहा है या ये वो भूल गए। इस तरह से आप क्वेश्चन करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ये और बता दीजिए कि आप लोगों को और क्वेश्चन कराऊं मैं, या इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाऊं, क्योंकि इसमें कराने के लिए अभी लगभग मेरे पास 11 क्वेश्चन हो पाए हैं, 11-12 क्वेश्चन। अभी कम से कम मैं 7-8 क्वेश्चन और करा सकता हूँ, अगर आप लोग कहें तो कराऊँ, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर हमारे फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम पर आधारित जितने भी आंकिक प्रश्न हो सकते थे बोर्ड लेवल के, लगभग वो मैंने पूरे करने की कोशिश करी है। अगर आप लोग कमेंट में यस लिखते हो तो मैं आगे आपको और भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, एक वीडियो और बना दूंगा, उससे कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप तुरंत उस पढ़ाई को कर सकें। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।